अभी मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैंने ls SCSI किया। ls SCSI में मेरे पास DVD आ रही है। DVD माउंटेड है या नहीं है ये मैं चेक कर लेता हूँ, बल्कि चेक क्या करता हूँ, मैं माउंट कर देता हूँ। मैंने कहा माउंट करो /device SR0/media, DVD को मीडिया के फोल्डर पे माउंट कर दो। ये उसने माउंट कर दी। और जब माउंट हो गई तो फिर मैंने कमांड लिखी यहाँ पे, कौन सी कमांड, yum config manager --add repo =file:// ये मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी मीडिया। ये मैंने क्या किया है, ये मैंने ये किया है कि पहले अपनी मशीन को माउंट कर लिया। माउंट करने का मतलब ये होता है, माउंट करने का मतलब ये होता है कि आप ये चाह रहे हैं कि आपकी जो सीडी है आप उसको यूज करें। तो मैंने सीडी को एक फोल्डर के ऊपर मैप कर लिया या माउंट कर लिया। जब आप सीडी को या किसी भी चीज को, मैं भी आपको आगे चल के डिस्क मैनेजमेंट के अंदर जो है वो यूएसबी भी माउंट करना बताऊंगा या नॉर्मल हार्ड ड्राइव भी माउंट करना बताऊंगा, तो उससे आपको शायद और क्लियर हो जाए कि माउंटिंग का क्या मतलब है। जब मैंने ये माउंट कर लिया तो इसका मतलब ये था कि मैं सीडी करके अगर /media के फोल्डर में जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे, इसके अंदर मुझे सीडी के सारे कंटेंट्स मिलेंगे। सीडी में क्या क्या रखा हुआ है वो ये सारी इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे आ रही है। सीडी में एक फोल्डर होता है, उसका नाम होता है पैकेजेस। अगर आप पैकेजेस के फोल्डर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे मिलेंगे आरपीएम। ठीक है, सारे आरपीएम इसमें कितने आरपीएम है अगर आप चेक करना चाहें तो आपके पास तकरीबन इसमें 5153 आरपीएम है। जब आप इस मशीन को रजिस्टर करा लेते हो तो आपको 26,000 आरपीएम मिल रहे होते हैं। ठीक है, अभी कितने आरपीएम है, 5000। अच्छा, जब ये सीडी मेरे पास लग गई और कनेक्ट हो गई, माउंट भी हो गई, तो फिर मैंने एक कमांड लिखी थी, ये वाली कमांड। इस कमांड का काम क्या है, ये रेपोजिटरी बनाती है। रेपोजिटरी बनाती है। रेपोजिटरी क्या होती है, रेपोजिटरी एक फाइल होती है जो कि कहां पे होती है, vi/etc yum.repos.d और मेरे पास बनी होगी media.repo के नाम से। ठीक है, तो मैं चला गया इस फाइल में और इसमें क्या लिखा हुआ होगा, ये आपके सामने इसमें लिखा हुआ है मीडिया। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, उसने लिख दिया एडिट फ्रॉम फाइल मीडिया। नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे दे दिया नाम इसका लोकल मीडिया। ठीक है, फिर उसका है बेस यूआरएल। जब आप अपनी मशीन को रजिस्टर कराते हैं तो यूआरएल जो बनता है वो बनता है HTTP, सही है, FTP। आपने चूंकि लोकली रखा हुआ है, फोल्डर के साथ मैप किया हुआ है, तो लोकल बेस यूआरएल जो बनेगा वो बनेगा file///media। 3 दफा स्लैश लगेगा और मीडिया का फोल्डर होगा। यानी कि आप ये बता रहे हैं कि यम अगर तुम्हें कोई पैकेज इंस्टॉल करना हो या रिमूव करना, इंस्टॉल करना हो बेसिकली, तो तुम मीडिया के फोल्डर में जाना और वहीं तुम्हें सारे पैकेजेस मिल जाएंगे, वहीं तुम्हें आरपीएम मिल जाएंगे, वहीं जाके ढूंढ लेना। फिर इस रेपोजिटरी को इनेबल भी करा दिया कि ये रेपोजिटरी जो बनी हुई है काम भी करे। और तीसरा काम, एक और काम जो इसमें मुझे करना पड़ता है वो होता है जीपीजी चेक। जीपीजी चेक = हम नॉर्मली कर देते हैं 0। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये वेरीफाई करता है कि जिस सीडी से लिनक्स इंस्टॉल थी, अगर मैं इसको 1 कर दूंगा तो इसका मतलब है ये वेरीफाई करो कि जिस सीडी से तुमने लिनक्स इंस्टॉल की थी उसी सीडी से सारे पैकेज इंस्टॉल हो रहे हैं या किसी और सीडी से हो रहे हैं। तो इसलिए हम इसका जो ये चेकिंग है, जीपीजी चेकिंग, ये हम बंद कर देते हैं। जीपीजी चेक = 0 कर दिया मैंने। जब मैंने ये कर दिया तो करने के बाद मैं अब इसको WQ से सेव कर रहा हूँ और बाहर निकल रहा हूँ। ये मैंने ऐसे बनाना चाहूँ, फाइल में जाके खुद से लिखना चाहूँ, ये 5 लाइनें खुद से लिख सकता हूँ। और खुद से लिखना नहीं चाह रहा तो इसका तरीका ये होता है कि हम ये कमांड होती है जिससे मैं इसको जो है वो yum config manager add repo file://media, और ये मेरी रेपोजिटरी बन गई। अब मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ कौन सी कमांड्स भाई, अब मैं कमांड इस्तेमाल कर सकता हूँ यम की। यम सर्च करो, कोई जियो के नाम का पैकेज है, इंटर करूंगा, उसके पास जियो के नाम के जितने पैकेजेस होंगे उसकी डीवीडी में जिनके नाम में जियो आता होगा वो सारे के सारे पैकेजेस मेरे सामने आ जाएंगे। आ कहां से रहे, डीवीडी से। अगर आपको किसी सिंगल पैकेज को करना है तो ये आपके पास ऑप्शन है, सर्च करो सिंगल पैकेज। और इसमें ग्रुप्स भी होते हैं,
ये लास्ट टाइम हमने पूरी डिटेल से बात की थी। यम ग्रुप लिस्ट, पैकेजेस के इन्होंने ग्रुप बना रखे होते हैं, तो अब ये पैकेजेस के ग्रुप आ गए। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि इस मशीन के ऊपर कोई एक आपको ऐसा पैकेज इंस्टॉल करके दिखाऊं कि जो सोर्स कोड वाला पैकेज हो, सोर्स कोड वाला। ये तो बहुत सिंपल है, आप लिखेंगे यम इंस्टॉल कर दो HTTPD। HTTPD का मतलब है अपाची वेब सर्वर। अगर आपने इसको इंटर कर दिया तो ये आपको ऑप्शन देगा और कहेगा लो इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका ये RPM इंस्टॉल ना करूं। ये सारे कौन सी रेपोजिटरी से आ रहे हैं? मीडिया से आ रहे हैं। ये सब में मीडिया रेपोजिटरी मीडिया है। कौन कौन से वर्जन है वो बता रहा है, कौन सा आर्किटेक्चर है, कितना साइज है, कितने MB का, ये सारी डिटेल बता रहा है। लोकल से डाउनलोड नहीं करता, डाउनलोड उससे करता है जो इंटरनेट से आ रहे होते हैं। ये तो मेरी DVD लोकल ही है ना, उससे डाउनलोड नहीं करता। ये तो लोकल विल फोल्डर में है ना। अगर HTTP की लोकेशन होगी तो फिर करेगा डाउनलोड। डाउनलोड वो करेगा जिसकी सोर्स जो है ना वो क्या होगी। ये देखो cat/etc, सॉरी मैंने इसको कह दिया नो, cat/etc yum.repos.d में media.repo। इसमें सोर्स URL अगर HTTP और वो होगा तो फिर करेगा। फाइल होगा तो इसका मतलब है तो लोकल तुम्हारे सिस्टम में है, उसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। उसको सिंपल करो HTTPD, तुम कॉपी हो जाओ मेरे सिस्टम में 2 वर्जन, तुम इसको कॉपी कर लोगे भाई, इसको TMP में कॉपी कर दो, ये कॉपी हो जाएगा। LSC TMP में जाओगे ये मिल जाएगा HTTPD का RPM, इसको कॉपी कर लो, ये डाउनलोड नहीं होगा। डाउनलोड वो होगा डी प्रेस करोगे। अगर मैं यहाँ पे डी प्रेस करूँ फॉर एग्जाम्पल, बोला चलो भाई डी प्रेस करते हैं, तो डी प्रेस करने पे कुछ भी नहीं आएगा। मैंने कहा डी कर दो भाई, सही है। अब इसने क्या डाउनलोड किया और अगर करेगा तो कहाँ करेगा, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसने किया है, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। ls-l/var कैशे यम x86 आर्किटेक्चर, फिर 7 सर्वर, फिर मीडिया की रेपोजिटरी, फिर पैकेजेस। अब देखते हैं इसमें पैकेजेस आए हैं सारे जो हमने डाउनलोड किए थे, कोई पैकेज नहीं आया। यही URL अगर होता कहाँ का, HTTP या FTP या कुछ भी, तो वहां से वो डाउनलोड कर लेता। अभी इसने एक भी पैकेज डाउनलोड नहीं किया, ये उसकी लोकेशन है, यहाँ पे रखता है वो, और आपके सामने डाउनलोड करने में तो चंद सेकंड तो लगते हैं ना। उसने तो बस बैकग्राउंड डाउनलोडिंग और एग्जिट कर दिया और बोला भाई प्रॉम्प्ट दे दिया। ठीक है, तो CP कर लो सिंपल, और क्या। तुम ये CD वहां पे भी लगा के कर लो, CD है ना तुम्हारे पास, तो CD यहाँ पे लगा के कर लो। इंटरनेट से तो मैं वही तो आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर मैं यम इंस्टॉल करता हूँ HTTPD और इसकी सोर्स जो है, इसकी सोर्स मीडिया नहीं है, इसकी सोर्स जो है वो URL है जिसमें HTTP लिखा हुआ है, इसका मतलब है वो कहीं और से आ रहा है, मेरे पास लोकली नहीं है। ठीक है, तो वो तो जब आप डी प्रेस करोगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। ये तो समझ रहा है लोकली है, इसलिए उसने बोला ये लो कर दिया मैंने डाउनलोड। अब मैंने कहा भाई तुमने कहाँ किया, तो बोला वो तो जगह बता रहा हूँ ना, यहाँ पे पड़ा हुआ होगा, यहाँ पे तुमने डाउनलोड करना, डाउनलोड किया क्यों है, वरना तो तुम यहाँ पे वाई प्रेस करते ना कि भाई इंस्टॉल कर दो, वाई करते मतलब इंस्टॉल कर दो, तो डाउनलोड करता और इंस्टॉल कर देता, तुम्हारे पास रखता नहीं कॉपी उसकी। अब तुमने कहा नहीं मुझे डाउनलोड करना है, तो इसका तो 100% मतलब ये है कि डाउनलोड करके रख लो, यहाँ पे यहाँ रख लो, ताकि आप कर क्यों रहे हो काम, इसलिए कि मेरे बाद में भी काम आ सके। अच्छा बहरहाल, अब मैं यहाँ तक कुछ पूछना है भाई, समझ में आ रही है बातें या नहीं आ रही? हाँ आ रही है ना? हाँ भाई, अभी तक की बात कर रहा हूँ।
यम क्लीन मैंने इस्तेमाल की थी, यम क्लीन ऑल ये कमांड इस्तेमाल की थी। अगर आपके सिस्टम में, जैसे मिसाल दे रहा हूँ, आपके सिस्टम में जो है वो क्या बोलते हैं, कोई रेपोजिटरी वगैरह आपने बाहर से डाउनलोड की हुई है और उसका कोई लिंक्स वगैरह का मसला आ गया, तो प्रॉब्लम आ रही है आपको यम की कमांड चलाने में, तो आप फिर यम क्लीन कर देते हैं। अच्छा, मैंने स्क्रीन को क्लियर कर दिया। अब मैं यहाँ पे कमांड लिख रहा हूँ यम ग्रुप लिस्ट, यम ग्रुप लिस्ट। तो सिंगल पैकेज भी इंस्टॉल कर सकते हैं और ग्रुप ऑफ पैकेजेस भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरा टारगेट ये है कि मैंने इस मशीन के ऊपर कोई भी सोर्स प्रोग्राम, कोई सोर्स एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल करनी है। सोर्स जो बाइनरी होती है वो मैंने आपको पूरा सेशन में बताया था, जो बाइनरी होती है उनका आखिर में आरपीएम लिखा हुआ आ रहा होता है। आरपीएम मतलब ये ऐसे है जैसे माइक्रोसॉफ्ट की एक्जी, और सोर्स वो होती है जिसमें कोडिंग होती है। तो अगर आपको वो पैकेज वो इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन होता है। अगर आप चाहते हैं कि वो स्मूथली हो जाए तो आपके पास एक ऑप्शन होता है, आप जाएं, ये पूरे डेवलपमेंट के टूल्स का पूरा जो पैकेज है ये आप इंस्टॉल कर लें, पूरा ग्रुप, यम ग्रुप इंस्टॉल। कौन सा वाला ग्रुप? डेवलपमेंट पैकेज। ये हमने इंस्टॉल कर लिया, एंटर कर दिया। डेवलपमेंट टूल्स का मतलब है कि इस मशीन को इसका ऐसा बना दो कि इसके ऊपर अगर कोई सोर्स पैकेज की कंपाइलेशन वगैरह की जाए, इंस्टॉल करने की कोशिश की जाए तो वो इजीली हो जाए। ये मैंने वाई प्रेस किया और इंटर कर दिया। अब ये सारे पैकेजेस मीडिया से यानी कि डीवीडी से मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएंगे। बात समझ आई वाली? अच्छा, जितनी देर में ये इंस्टॉल हो रहा है मैं अपनी मशीन पे गया, अपनी विंडोज़ की मशीन पे गया और वहाँ से जाके मैंने कहा कि भाई एक काम करो, सपोर्ट केसेस में जाना नहीं है, सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट में भी कुछ नहीं करना। आप एक काम करो जनाब कि मुझे लेके जाओ कहाँ पे? गूगल पे। गूगल पे जाने की ज़रूरत नहीं है वैसे, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मैं गूगल पे गया और मैंने कहा अपाची जो कि वेब सर्वर है, ठीक है, अपाची सर्वर डाउनलोड। अपाची क्या है? फॉर, साथ में लिख दिया फॉर लिनक्स, ये भी लिख दिया। अपाची HTTP सर्वर, अपाची वेब सर्वर डाउनलोड फॉर लिनक्स, इंटर। अब वो मुख्तलिफ मुझे लिंक्स दे रहा है जिसमें वो अपाची के डाउनलोड करने की बात कर रहा है। एक अपाची का अपनी www.apache.org की साइट है, मैं वहां चला गया और मैंने वहां पे क्लिक कर दिया। ये आ गया अपाची की अपनी ओरिजिनल साइट। जो सोर्स कोड मुझे चाहिए वो मुझे यहां से मिलेगा। इसमें जब मैं डाउनलोड के ऑप्शन पे जाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, वैसे तो ये डाउनलोड ही का पेज है लेकिन फिर भी मैंने क्लिक कर दिया डाउनलोड के ऑप्शन पे, तो मेरे पास यही पेज आ जाएगा जिसके ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ। क्योंकि आप देख लें अपाची के अंदर डाउनलोड CGI लिखा हुआ है। अब मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल किया तो उसने मुझे नीचे स्क्रॉल करते हुए आया तो ये ऑप्शन दे दिए कि अपाची का तुम्हें क्या करना है। अपाची विंडोज़ के लिए चाहिए, अपाची की बाइनरीज चाहिए। बाइनरीज मतलब, अब मैंने क्लिक किया बाइनरी पे, बोला एक नए टैब में खोलो इसको। जब मैं यहाँ गया तो उसने कहा तुम्हें बाइनरीज चाहिए, तो विंडोज़ की बाइनरीज तो यहाँ पे मौजूद हैं और वो मुझे यहाँ पे कहीं कह रहा होगा भाई हर लिनक्स में तो मौजूद होती हैं, तुम यहाँ से क्यों कर रहे हो? ठीक है, हर लिनक्स में बिल्ट इन होता है, तो आप लिनक्स से कर लो। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है उसकी सोर्स का। सोर्स का मतलब है कि आपको मिलेगी अपाची की सोर्स, HTTPD इस तरह से सोर्स मिलेगी। तो अगर मुझे सोर्स मिल रही है तो मैं सोर्स के ऊपर करूँ क्लिक। अगर उससे कोई पुराना वर्जन चाहिए तो यहाँ पे आर्काइव्स का एक ऑप्शन होगा जहाँ पे पुराने वर्जन्स आपको मिल जाएंगे। आर्काइव डाउनलोड साइट,
मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब अपाची के जितने भी वर्जन्स हैं वो सारे के सारे मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे, ये सब मिल जाएंगे। लेकिन उनकी जो वो होगी, जो उनका एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर आप जाएंगे फॉर एग्जाम्पल क्या करने के लिए, अगर आप जाएंगे बाइनरीज देखने के लिए लिनक्स में, स्पेशली RHEL की बात कर रहा हूँ, तो आपको मिलेंगे .rpm। और अगर आप जाएंगे सोर्स पैकेज देखने के लिए तो आपको मिलेंगे .tar.gz के अंदर या .tar.bz2 के अंदर या .tar.xz के अंदर। ये जो gz है, bz2 है या xz है, ये उसके कंप्रेस करने के मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं, ठीक है। टार सब होंगे लेकिन gz है, bz है, xz है, ये कंप्रेस करने के ऑप्शन है। जैसे winzip होता है, winrar होता है, 7zip होता है, इस तरह मुख्तलिफ कंप्रेस करने के टूल या एल्गोरिथम होते हैं, तो ये आपके पास हैं। आपको कौन सा चाहिए, कौन सा डाउनलोड करना है? अगर आपको सोर्स करना है तो आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा, एक बात। दूसरी बात ये कि मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मैंने चेक किया RPM-QA पाइप लगा के grep HTTPD, क्या मेरे सिस्टम में HTTPD है? उसने कहा नहीं है। इंस्टॉल है? उसने कहा नहीं है। तो मैंने कहा क्या पैकेजेस के अंदर HTTPD है? उसने कहा हाँ है। कौन सा वर्जन है भाई HTTPD का? 2.4.6, यानी कि ये इंटरप्राइज लिनक्स में 2.4.6 अवेलेबल है, 2.4.6। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने डाउनलोड भी वही करना है जो 2.4.6 या उससे कम वाला कोई हो, क्योंकि अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ कि फर्ज करें RHEL 8 में आया 2.4.8, तो मैं अगर वो लेटेस्ट अगर मैं वो डाउनलोड कर लूँगा तो वो तो RHEL 8 के लिए था, तो मुझे RHEL 7 पे इंस्टॉल करने में हो सकता है कि कुछ और इश्यूज आए, मसले आए। तो मैं यहाँ पे आ गया और मैंने कहा भाई मुझे अपाची जो है वो डाउनलोड करना है। कौन सा वर्जन? ये वर्जन 1998 के भी वर्जन अवेलेबल है यहाँ पे, अगर आप देख रहे होंगे तो, ठीक है। 1998 में जो वर्जन आया था कौन सा वाला, 1.3.0 5/6/1998 को, वो भी इसमें मौजूद है। चूँकि आर्काइव पे चले गए थे ना, तो मैं इसी तरह 2004, 2005, 11, 17, 2015, 13, 14, कहाँ गया भाई, ये रहा 2019, 2.4.6 मेरे पास था। यहाँ पे 2.4.39 भी मौजूद है। मैंने कहा यार मुझे ऐसा करो 2.4.4 कर दो, 2.4.4 tar.gz वाला ये डाउनलोड कर दो। क्लिक किया इस पर, अब ये मेरे पास डाउनलोड होना शुरू हो गया। अच्छा, अब आप मुझसे सवाल, अगर हो सकता है सवाल करें, हो सकता है ना करें। विंडोज़ पे डाउनलोड किया है ना? हाँ, विंडोज़ पे डाउनलोड किया। जब विंडोज़ पे डाउनलोड किया तो अब करना ये है, IP एड्रेस देखा इसका, क्या IP एड्रेस है? 40.200, ये इसका IP एड्रेस है। तो विंडोज़ पे डाउनलोड किया है, WinSCP में गया। चाहता तो डायरेक्ट लिनक्स पे डाउनलोड कर सकता था, 192.168.40.200, 422, यूज़र का नाम है रूट, पासवर्ड है रेडेड। ये डाउनलोड हो गया भाई, और आपको यहाँ से मैं चला गया अपने डाउनलोड के फोल्डर में। उम्मीद है कि आपको डाउनलोड का फोल्डर नज़र आ रहा होगा, HTTPD। इसको यहाँ से पकड़ा, ड्रैग किया और यहाँ लाके छोड़ दिया, ये मेरी मशीन में आ गया। इससे पहले मैं अपनी मशीन में, इसका प्रीरेक है कि आप अपनी मशीन के अंदर क्या कर लें भाई, डेवलपमेंट टूल इंस्टॉल कर लें। अगर आपने ये इंस्टॉल कर लिए तो आप इजीली जो है वो क्या कर सकेंगे, CD कंपाइल कर सकेंगे। ये मेरे पास पड़ा हुआ HTTPD का 2.4.tar.gz, तो अब मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको कोई बात ऐसी नहीं होगी कि आपको पूछनी हो, लेकिन अगर आपको पूछनी होगी तो शायद ये बात हो कि जब मेरे सिस्टम में ये मौजूद है HTTPD, तो मैं उसको RPM-IVH HTTPD करके इंस्टॉल क्यों नहीं कर रहा, या मैं उसको यम करके अगर इंस्टॉल कर लूँ, यम इंस्टॉल HTTPD, ये कर लेता हूँ, ये तो इंस्टॉल हो जाएगा मेरे सिस्टम में, मेरी DVD में मौजूद है। तो RPM है ना, हम लोग सोर्स
हाँ, इन्होंने कहा कि भाई हमें डिफॉल्ट पाथ पे नहीं करना, हमें कस्टमाइज करना है। एक बात जैसे मैंने इसको नो कर दिया, आपको एक चीज दिखा रहा हूं, यम इन्फो HTTPD की इंफॉर्मेशन दो, तो उसमें एक चीज लिखी हुई होती है, क्या यहां पे कहीं लिखा हुआ है? इसमें एक चीज लिखी हुई होती है कि ये रीलोकेटेबल नहीं है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। कोई पैकेज जो पहले से मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है, मैं वो देख लेता हूं। पर्ल देखें, ये लिखा हुआ रीलोकेशन नॉट रीलोकेटेबल। इसका मतलब ये कि आप इसको किसी और जगह पे इंस्टॉल नहीं कर सकते। ये आरपीएम है, ये जाएगा कहां पे इंस्टॉल होके? पर्ल कहां पर है मेरे पास? वो यूएसआर बिन में ही जाएगा। जैसे विंडोज में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम फाइल में ही कर सकते हैं, उसके अलावा किसी और डायरेक्टरी में करेंगे तो इंस्टॉल ही नहीं होती। तो इस तरह से ये भी वो है बाइनरीज जो कि इसी जगह पे इंस्टॉल होगी, इसके अलावा कहीं नहीं होगी। एक बात। दूसरी बात ये कि हम सोर्स क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है? कोई भी वर्जन डाल रहे हो आप, हम सोर्स से कर क्यों रहे हैं? हम सोर्स का एक फायदा यह है कि हम सोर्स जो है ना वो एक साथ अलग अलग डायरेक्टरी में 4 भी इंस्टॉल कर सकते हैं पैकेज एक साथ। मैंने एक कर लिया, उसका नाम रख दिया डायरेक्टरी 1 में डाल दिया, दूसरा वर्जन किया डायरेक्टरी 2 में डाल दिया, तीसरा वर्जन किया डायरेक्टरी 3 में डाल दिया। तो एक साथ मल्टीपल वर्जन भी चलाना अगर मुझे हो तो मैं सोर्स वाले कर सकता हूँ, आरपीएम वाले में ये नहीं होता। एक बात। हाँ, ये रीजन नॉर्मली ये रीजन नहीं होता, वो तो हम SC लिनक्स लगा दें तो वो सिक्योर हो जाएगा, बाइनरी सिक्योर हो जाएगी, एप्लीकेशन लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? वो ये है कि जब हमें इस बाइनरी के अंदर वो फीचर नहीं मिल रहा हो कि जो हमें चाहिए। ये है मेन रीजन कि इस बाइनरी में वो फीचर नहीं मिल रहा जो हमने इंस्टॉल किया है बाइनरी से, जो हमें चाहिए। तो हम उठाएंगे उसका सोर्स कोड और उसके फीचर्स को इनेबल करके वो ऑप्शन इंस्टॉल कर लेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो आरपीएम से इंस्टॉल हुआ है उसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर हैं 10 फीचर हैं, तो हमें उन 10 फीचर्स के साथ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ 4 फीचर चाहिए। हमें पता है कि ये 10 फीचर होंगे, 6 एक्स्ट्रा फीचर होंगे तो वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी। हमें तो सिर्फ 4 फीचर्स के साथ चाहिए, तब भी हम सोर्स कोड से कंपाइल करके इंस्टॉल करते हैं। ये मेन रीजन होता है। अच्छा, अब जब मैंने इसको उठा लिया, ये मेरे पास आ गया, तो पहला काम करने वाला क्या है? पहला काम जो है वो करने वाला वो ये है कि मैं इसको करूंगा एक्सट्रैक्ट। अगर मैं GUI पे होऊंगा तो राइट माउस क्लिक करूंगा, ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं प्लेसेस में गया, प्लेसेस के मेन्यू पे क्लिक किया और जनाब अपने होम पे आया और होम के अंदर ये मुझे रखा हुआ नजर आया। मैंने राइट माउस क्लिक की और ऑप्शन आ रहा है कहीं पे एक्सट्रैक्ट करने का, एक्सट्रैक्ट करने का कोई ऑप्शन आ रहा है? कंप्रेस करने का आ रहा है। बोला आर्काइव मैनेजर में ओपन कर लो, ओपन तो फिर वो ऐसा हो जाएगा। मुझे तो ये काम नहीं करना। दोबारा देखें, ओपन किया, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एक्सट्रैक्ट करने का। अगर करना चाहते हो तो कर लो, मैं ये कर सकता हूँ। मैंने ऐसा नहीं किया, मैं यहाँ सिस्टम पे गया और मैंने कमांड इस्तेमाल की tar -x। इसका मतलब है मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। और अगर आपको आसानी के लिए बताऊं तो देखें, ये GZ से कंप्रेस हुआ है, GZ से, तो मैंने कहा G अनजिप, इससे इसको सबसे पहले करो अनकंप्रेस। जब मैंने ये किया तो इसका वो हट गया GZ वाला, इसका मतलब है ये हो गया अनकंप्रेस। और जब ये अनकंप्रेस हो गया तो फिर अब मैंने इसको क्या करना है? इसको एक्सट्रैक्ट करना है। tar -x htt tar -x f httpd। x का मतलब है कि एक्सट्रैक्ट करो और f का मतलब है कौन सी फाइल को, जो मैंने आगे फाइल का नाम दे दिया। तो मैं अगर इसको चाहता हूं कि ये एक्सट्रैक्ट हो जाए तो मैंने जस्ट इंटर प्रेस किया
जब भी किसी चीज को आप एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसकी एक डायरेक्टरी बनी हुई आ जाती है, जो कि इसके ऊपर ही बनी हुई आ गई। और जब ये डायरेक्टरी बनी हुई आ गई तो अब मुझे क्या करना है, मतलब उसको बताना ना कि ये वाली फाइल को करना है, जो आगे फाइल का नाम दे रहे हैं। हो सकता है कर दें, लेकिन जो तरीका है वो मैं उस तरीके से हम कर रहे हैं। सही है जी, ये कर लिया। सबका यही प्रोसेस होता है, अगर आपने एक को करना सीख लिया तो आप सबको कर सकते हैं। अब मैं गया सीधी करके इसके अंदर और मैंने वहां जाके किया ls, मैं देखने के लिए कि इसमें है क्या क्या। यहां तक 95% सोर्स का पैटर्न सेम होता है, यहां तक। तो अब आगे भी हो सकता है 95% सेम हो, लेकिन मैं यहां तक पहुंच गया। जब आप यहां पहुंच गए तो पहुंचने के बाद आपको यहां पे एक फाइल मिलेगी, आप उसको कैट करके या लेस करके खोल के देख सकते हैं। उसका नाम होगा install इंस्टॉल। जितने भी सोर्स पैकेज बनाने वाले हैं वो बाउंड हैं, जो भी सोर्स पैकेज देगा वो बाउंड है कि सिर्फ सोर्स पैकेज नहीं देना, इंस्टॉल करने का तरीका भी बताना है। आपने सिर्फ इसको खोल लिया इंस्टॉल, मैंने इसको जाके एंटर किया, इसमें लिखा हुआ होगा अब तुम्हें कमांड्स कौन सी चलानी है। तो उसने कहा भाई तुम्हें कॉन्फ़िगर की कमांड चलानी है, प्रीफिक्स का मतलब है कि तुम पाथ दे दो, मेक की कमांड चलानी है कंपाइल करने के लिए, मेक इंस्टॉल की कमांड चलानी है, और अगर कोई ऐसी चीज है जिसकी सर्विस भी स्टार्ट करनी हो तो सर्विस को स्टार्ट करने का प्रोसेस ये है। ये उसने मुझे बता दिया, इसमें लिखा हुआ है। अब मैंने कहा अच्छा कोई और भी ट्राई करते हैं, कोई और भी ट्राई करते हैं भाई, क्या दूसरे में भी ऐसी होता है। मैंने कहा WinSCP में जाओ, शायद मेरे पास, अच्छा WinSCP तो खुला हुआ है ना, हाँ, शायद मेरे पास डाउनलोड में पहले से एक पड़ा हुआ हो, वो उठाते हैं। NTFS के नाम से कुछ आ रहा है यहाँ पे, हाँ देखो, एक है लिनक्स में NTFS डालने का tar.gz, TGZ उसका लिखा हुआ है। मैंने उसको पकड़ा और पकड़ के मैं यहाँ ले आया और यहाँ पे ला के मैंने उसको क्या किया भाई, वापस अपनी मशीन में आ गया, cd डॉट डॉट करके बाहर निकला, ls, ये आ गया। NTFS का ड्राइवर है ये। NTFS के ड्राइवर का मतलब ये है कि अगर मेरे पास पॉकेट ड्राइव है जो NTFS है और मैं ये चाहता हूं कि ये NTFS की पॉकेट ड्राइव जो है वो लिनक्स पे भी काम करे, तो मेरे पास ये आ गया, मैं इसको इंस्टॉल करूंगा तो ये काम करना शुरू कर देगी। मैं इसको लेके क्यों आया हूं यहाँ पे, आपको दिखाने के लिए क्या क्या ऑप्शन करने वाले हैं। पहले gunzip से अनकम्प्रेस कर लिया, ये पहला काम। ls किया तो वो उसका gz हट गया, सिर्फ tar रह गया। फिर उसको क्या किया, tar -x, और इसने कहा था f नहीं लगाएं तो फिर क्या होगा। मैंने कहा चलो तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं लगाते, जो तुम लिनक्स में सोच सकते हो लिनक्स उस तरह से काम कर सकता है। अब इन्होंने कहा डैश लगाएं, मैं नहीं लगाता डैश, लीवर फिर भी काम कर जाता। इसने बोला f लगाएं, मैंने बोला नहीं लगाता भाई। जो तुम सोचोगे वो लिनक्स है, कमांड लाइन जो तुम जैसा सोचोगे वैसे ही कमांड चला दो, चल जाएगा, ऐसा सिस्टम है इसका भाई। मोहब्बत में कोई शर्तें थोड़ी होती हैं, आप जो भी कह दोगे वो करेगा, है ना भाई। अब मैंने लिनक्स के ऊपर ये कमांड चला दी है, इसको बोला एक्सट्रैक्ट करो, तो देखते हैं एक्सट्रैक्ट का रिजल्ट क्या आएगा। कर दो भाई जल्दी से। इतनी देर लगाता है क्या हैं? चला यार छोड़ो इसकी बातों को, एफ भी लगा दो आगे। सही है, फौरन कराना है ना भाई, हमें देर थोड़ी करानी है। हमें उसको ये नहीं कहना कि भाई मेरे लिए चांद लाओ, बोले भाई एक जो है ना वो चेन ले आओ, चांद को छोड़ो। ls किया, ये आगे जनाब NTFS। अब cd करके NTFS के अंदर गया और ls किया,
मुझे मेरे सर ने ये इंस्टॉल करने का तरीका बताया ही नहीं। कोई बात नहीं बताया तो मैंने कहा लेस INS, हर चीज सर थोड़ी बताते हैं, हम भी तो कर लिया। बोला इंस्टॉलेशन, थोड़ा सा स्क्रॉल करो, लिखा हुआ है और यहाँ पे पहुंच गया यहाँ तक। क्या लिखा हुआ है भाई? तरीका बता दिया अच्छे से, बिल्कुल पप्पू समझ के। द सिंपलेस्ट वे टू कंपाइल दिस पैकेज इज cd to the directory containing the package source code and type configure। ठीक है, कह रहा है पहले डायरेक्टरी के अंदर जाओ और वहां पे कॉन्फ़िगर चला दो ऐसे। फिर क्या करना, जब कॉन्फ़िगर चला दो थोड़ा टाइम लगेगा, परेशान नहीं होना, सब्र करना। फिर मेक चला देना। अगर मेक चलाया है और उसको वेरीफाई करना है, उसने नहीं बताया ये बात हमें, ये बता रहा है अगर वेरीफाई करना है तो मेक चेक चला देना कि तुम्हारा मेक यानी कि कंपाइल का प्रोसेस 100% ओके हो गया। यस, जब ऑप्शनल है ये, आपकी मर्जी, नहीं चलाओ, एरर नहीं आए तो आपने बोला कोई बात नहीं जाने दो। फिर नंबर 4 पे क्या करना, मेक इंस्टॉल। क्या यही बातें उसमें भी नहीं लिखी हुई थी? क्या यही उसमें नहीं लिखा हुआ था? cd ... httpd लेस INSTALL इंस्टॉल, उसमें भी लिखा हुआ है कॉन्फ़िगर, लेकिन उसके आगे लिखा हुआ है प्रीफिक्स भी देना चाहो तो दे दो। प्रीफिक्स वो जगह होती है जहां पे तुम इंस्टॉल करते हो, प्रीफिक्स नहीं दोगे तो मैं USR में लोकल में अपाची यहाँ पे इंस्टॉल कर दूंगा। प्रीफिक्स दे दोगे तो तुम्हारी मर्जी की लोकेशन आ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, मेक करना है, मेक इंस्टॉल करना है, इसमें भी वही काम करना है, इसमें भी वही काम करना है। दूसरे नंबर पे मेक करना है, तीसरे नंबर पे मेक को चेक करना है तो कर लो, वरना जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है, मेक इंस्टॉल करना है। और ये करने के बाद फिर अगेन उसमें ये बात नहीं लिखी हुई, लेकिन अगर मेक इंस्टॉल चेक करना है कि ये वाला काम तुम्हारा सही हो गया है तो तुम वेरीफाई कर लो। इसने डिटेल बता दी हर चीज की। और उसके बाद लेकिन ये ऑप्शनल ही है, जरूरी नहीं कि आप ये यूज करें। फिर क्या है, उसके बाद कहा कि तुम मेक क्लीन भी कर सकते हो। एक पैकेज को इंस्टॉल कर दिया, जब वो इंस्टॉल हो गया तो फिर मेक क्लीन की कमांड चला दो। इसका मतलब ये है कि जो काम तुमने जैसा किया वो तुमने उसको, जो कंपाइलेशन वगैरह काम हो वो क्लीन हो गया। क्लीन करना क्यों जरूरी है कि अगर कोई दूसरी कंपाइलेशन कर रहे हो तो पुरानी कंपाइलेशन से उसको किसी किस्म की कोई कंफ्लिक्ट ना हो, तो वो कर दिया तुमने। ये भी लेकिन जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है आपके पास। और उसके बाद अगर आपको अनइंस्टॉल करना हो तो मेक अनइंस्टॉल। ये सारे चीजें जो है वो उसने आपको बता दी और ये हर एक के ऊपर जो है वो फिट होती है। ठीक है, वो पूरा उसने मुझे बता दिया कि भाई ये सारा इसका प्रोसेस है। तो अगर आपको इस प्रोसेस को चलाना है तो बिल्कुल सेम चला देते हैं। अगर हमें इसको इंस्टॉल करना है, इसको इंस्टॉल करने से फायदा क्या होगा कि मैं अपने सिस्टम में माउंट की कमांड, अभी देखो क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं माउंट की कमांड के साथ। टैब, कितने ऑप्शन आ रहे हैं माउंट की कमांड के? कितने ऑप्शन आ रहे हैं? 4-5 ऑप्शन आ रहे हैं। अगर मैंने ये इंस्टॉल कर लिया ./configure करके और फिर बोला कॉन्फ़िगर करना, फिर मेक करना और फिर मेक इंस्टॉल कर देना। स्पेलिंग सही नहीं है, मेक करना और मेक इंस्टॉल कर देना। इसका मतलब ये है कि पहले ये कमांड चलाना, उसके बाद जब ये चल जाए तो फिर ये चला देना और फिर ये चला देना। ये 3 कमांड से अगर आप चला दो तो NTFS का पैकेज आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। चेक करते हैं हो रहा है या नहीं हो रहा। और आपने ये देख लिया है, इसके नाम में कहीं NTFS आ रहा है? यहाँ पे कहीं माउंट के ऊपर टैब प्रेस करने से NTFS लिखा आ रहा है कहीं पे? नहीं आ रहा। मैंने कहा चलो भाई एक साथ तीनों कमांड चला दो, थोड़ी देर में आके इसको देखेंगे। अब इसने ये कॉन्फ़िगर में क्या कर रहा है, मेरे सिस्टम को चेक कर रहा है, मेरा सिस्टम इस काबिल है कि इसके ऊपर कंपाइलेशन हो सके, वो सब चेक करेगा। चेक करने के बाद कंपाइल करेगा और इंस्टॉलेशन हो जाएगी। ये कंपाइलेशन शुरू हो गई। समझ कोई बात? अब ये मुश्किल काम है या आसान काम है? ये बहुत आसान काम है। मुश्किल क्यों होता है? मुश्किल क्यों होता है भाई? मुश्किल इसलिए होता है
कि एक तो जो आसपास में हमारे लोग होते हैं जो लिनक्स पे काम कर रहे होते हैं वो हमें बोलते हैं भाई ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, ये आसान नहीं है, हमने 6 दफा किया तो हमारी समझ में आया है। सही है। अदरवाइज आप किसी से पूछ के देख लेना जो आसपास में, यार मुझे ये हो गया कंप्लीट, बस। अब आप माउंट की कमांड लिखोगे तो अब आपके पास माउंट की कमांड के अंदर क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। NTFS का पुराना वर्जन है तो लो NTFS 3G, NTFS का नॉर्मल वर्जन है, नया वर्जन है mount.ntfs 3G। आप किसी भी NTFS ड्राइव को इजीली लिनक्स के अंदर आप माउंट कर सकते हैं, लगाएंगे और माउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि आपने वो पैकेज इंस्टॉल कर लिया। और अगर मैं इसको यहाँ पे रहते हुए ये कह दूं, देखें मेक अनइंस्टॉल, ये लिख दूं इसकी डायरेक्टरी के अंदर आके, इसकी डायरेक्टरी में आना जरूरी है, यहाँ पे आके अगर लिख दूं तो अभी इसको अनइंस्टॉल कर देगा। अब देखें आप माउंट की कमांड के बाद वो दोबारा चला गया। सेम इसी तरह से ये जो ऑप्शन था जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे रूट का, HTTPD का, उसमें भी सेम हम यही काम करेंगे। क्या करना है भाई, अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो आप वही कमांड ./configure यहाँ पे भी लिख सकते हैं, मेक यहाँ पे भी लिख सकते हैं और मेक इंस्टॉल यहाँ पे भी लिख सकते हैं। लेकिन हम ये लिख नहीं रहे, हम जो लिख रहे हैं वो यही होगा, लेकिन थोड़ा सा उसको चेंज करके लिखेंगे। हम ये यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे भी तैयार हो जाएगा। लेकिन हमने सोर्स कोड लिया क्यों है, उसका मकसद पूरा नहीं होगा। हाँ, फीचर्स के ऊपर काम करना है हमें। 2 ऑप्शन है, एक तो ये कि मैं डेवलपर हूँ, मैं प्रोग्रामर हूँ, तो जो मैं प्रोग्रामर हूँगा तो मैं इस प्रोग्रामर इसके अंदर जो चीज़ें होंगी उनको पढ़ के इसके सोर्स कोड को चेंज कर सकता है। वो बाउंड है कि ऐसी तमाम फाइलें दें जिन फाइलों के अंदर जो है वो उसकी डिटेल सारी लिखी हुई है कि भाई इसमें है क्या, वो सारी फाइलें दें। उससे कोई दूसरा वेब सर्वर बना ले, ऐसी फाइलें दें, इतनी डिटेल दें कि कोई पप्पू भी आए और वो इसको उठाए और इससे अपना कोई वेब सर्वर बना ले। लेकिन उसको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए किस चीज़ की, कोडिंग की, कि वो कोडिंग में कुछ नाम वाम ये वो सब चीज़ें चेंज कर ले, पहली बात। दूसरी बात, हम प्रोग्रामर नहीं है, हम डेवलपर नहीं है, तो हम क्या करें। अब मैं आया और मैंने यहाँ पे लिखा ./configure और --help। कन्फिगर करते हुए हेल्प मांगी और हेल्प में मैंने एंटर कर दिया और पाइप लगा के लेस भी कर दिया पेज वाइज, हेल्प 2 पेज वाइज। और यहां पे आके रुक गया इसके उन ऑप्शंस पे जिसके बारे में उसने क्या कहा हुआ है, ऑप्शनल फीचर्स, यहां पे आके रुक गया। समझिएगा, इसको समझने की बात है। कुछ जगहों पे लिखा हुआ है इनेबल और कुछ जगहों पे लिखा हुआ है डिसेबल, समझिएगा। जैसा मैंने ये इंस्टॉल किया है, ये इंस्टॉल किया था, क्या कमांड लिखी थी आप देखें, यही कमांड मैं वहां पे भी लिख सकता था, वहां पे भी ये इंस्टॉल हो जाता मेरे सिस्टम में। लेकिन मैंने कॉन्फ़िगर की, हेल्प ली कॉन्फ़िगर की, और क्या किया, क्या करने जा रहा हूं वो देखिएगा। अगर मैं सिंपल कॉन्फ़िगर लिख देता तो ये भी अपने डिफॉल्ट ऑप्शंस के साथ इंस्टॉल हो जाता, डिफॉल्ट ऑप्शंस के साथ। मैंने क्या किया, मैंने कहा इनेबल कर दो, इनेबल कर दो, इनेबल कर दो, इनेबल कर दो, डिसेबल कर दो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट अगर मैं इसको इंस्टॉल करूंगा, अपाची को इंस्टॉल करूंगा, तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर फाइल बेस्ड ऑथेंटिकेशन होती है, बाय डिफॉल्ट फाइल बेस्ड ऑथेंटिकेशन होती है। लेकिन बाय डिफॉल्ट एल्डर बेस्ड ऑथेंटिकेशन नहीं होती। इनेबल एल्डर बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ये इसके अंदर लिखा हुआ है इनेबल। इनेबल का मतलब है अगर आप चाहते हो तो इनेबल कर लो, बाय डिफॉल्ट डिसेबल होती है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, डिसेबल, इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट इनेबल होती है, आप चाहो तो डिसेबल कर लो। कॉन्फ़िगर के आगे लिख दो डिसेबल। क्लियर हुई बात, ये नहीं हुई।
हाँ भाई, कुछ क्लियर हुई? एक तो ऑप्शन था आपने वेब सर्वर इंस्टॉल कर लिया, आरपीएम से कर लिया, या आपने सोर्स कोड डाउनलोड तो किया लेकिन डायरेक्ट कॉन्फ़िगर चला दिया, तो वो अपने डिफॉल्ट जो भी उसके साथ ऑप्शन होंगे उन ऑप्शन के साथ इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन आपको कहा गया है कि मुझे वो वेब सर्वर चाहिए कि जिस वेब सर्वर के ऊपर पहले लोग एक्टिव डायरेक्टरी से ऑथेंटिकेट होंगे, फिर इस वेब सर्वर पे आएंगे। ऐसा सिस्टम होना चाहिए बैकएंड से। तो अब आपको अपाची ही चाहिए होगा, लेकिन वो अपाची जो एलडैप से ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन रखता होगा। क्लियर हुई बात? ये नहीं हुई? इसमें सारे ऑप्शन वो हैं। मुझे मेरे बॉस ने कह दिया कि भाई मुझे वेब सर्वर चाहिए विद कैशिंग फीचर। मैंने कहा कैशिंग का फीचर तो वेब सर्वर का नहीं होता, होता कैशिंग के लिए अलग होता है। इनेबल कैशे यानी कि वेब सर्वर है, कैशिंग भी करेगा। तो ये सारे वो ऑप्शन हैं कि जिनको आप इनेबल कर सकते हैं। इसमें से कुछ ऑप्शन बीच बीच में ऐसे भी आ रहे होंगे जिनको डिसेबल करने का ऑप्शन लिखा हुआ होगा, जिनको डिसेबल करने का ऑप्शन लिखा हुआ होगा। जो डिसेबल करने के इट मीन्स के वो डिफॉल्ट में इनेबल हैं, और जो इनेबल करने के इट मीन्स वो डिफॉल्ट में डिसेबल हैं। और आपको ज्यादा ऑप्शन वो मिलेंगे जो डिफॉल्ट में डिसेबल हैं। अगर आप नॉर्मल आरपीएम से इंस्टॉल करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होते, आपको इनेबल करवाना पड़ेंगे। सोर्स कोड से कंपाइल करके आपको इनेबल करवाना पड़ेंगे। ये सारे इसमें ऑप्शन जो है वो दिए हुए हैं, कुछ डिसेबल कुछ इनेबल। देख रहे हो सारे ऑप्शन, कुछ कुछ बीच में डिसेबल आते हैं, इट मीन्स के लिए ऑप्शन इनेबल हैं। क्या लिखा भाई? मैं ये चाहता हूं, सुनिए जरा बात को, मैं ये चाहता हूं मेरे पास कोई भी आए इस वेब सर्वर को एक्सेस करे, मेरे पास वेब सर्वर में उसकी कोई मुझे वो नहीं रखनी, क्या कहते हैं उसे, रिकॉर्ड नहीं रखना, वेब सर्वर को रिकॉर्ड नहीं रखना उसको। मैंने कहा भाई डिसेबल कर दो ये लॉक की कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन। अगर मैं कोई भी ऑप्शन है इसमें से, कौन सा ऑप्शन था, एक और ऑप्शन आ रहा था जो मैं आपको दिखा रहा था, इनेबल रिमोट आईपी। बाय डिफॉल्ट रिमोट आईपी का कोई ऑप्शन इसमें इनेबल नहीं होता। वेब सर्वर के साथ हम सेपरेट टूल इस्तेमाल करते हैं जो हमें बताते हैं कि रिक्वेस्ट तुम्हारे पास कहां से आ रही है, सही है, बोला ये ऑप्शन इनेबल कर दो, तो जो जहां से भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट आ रही होगी उसकी डिटेल जो है वो आपको शेयर कर रहा होगा। इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको जो ऑप्शन चाहिए आप उसको इनेबल कर दें, जो चाहिए आप उसको डिसेबल कर दें, यहाँ पे ये सब मौजूद है। तो अगर मुझे फर्ज करें एक ऑप्शन था, मैंने देखा कि यार क्या ऑप्शन था, मैंने कहा हेल्प करो पाइप लगा के ग्रैब, उस ऑप्शन को मैंने देखा था डिसेबल लॉक का कोई ऑप्शन था, लॉक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कह दूंगा कि डिसेबल कर दो लॉग की कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे मिसाल के तौर पे मैंने कर दिया, तो अब मैं इसको एंटर करूंगा और प्रीफिक्स कहाँ इंस्टॉल करना है वो बता दिया, इसको ओपीटी में डाल देना। मैं मर्जी बता रहा, मैं अपनी जगह बता रहा हूँ, इसको ओपीटी में इंस्टॉल कर देना /opt। जिस डायरेक्टरी में आपने करना है आप वहाँ पे कर सकते हैं, तो ये उस डायरेक्टरी में इंस्टॉल कर देगा। मैंने डायरेक्टरी का नाम बताया MyWeb1, ये वो डायरेक्टरी है जिसमें आपने इंस्टॉल करना है। और मेरे वेब सर्वर में लॉगिन का फंक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए उसका रीजन बता रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या मैसेज दिया भाई उसने कहा एक पैकेज है जिसका नाम है APR, वो आपके सिस्टम में नहीं है, इसके लिए रिक्वायरमेंट है और आपके सिस्टम में है नहीं। तो कोई बात नहीं, मैं अपने सिस्टम में गया और मैंने उसको कहा कि यार यम इंस्टॉल कर दो ARP, ऐसी तरह APR इंस्टॉल कर दो। उसने कहा ये तो इंस्टॉल है ऑलरेडी और लेटेस्ट वर्जन है। अच्छा ऐसा कुछ था,
तो मैंने कहा APR के नाम के और भी कुछ हैं क्या? अभी दिखा रहा हूं आपको एक चीज। जब भी आप किसी सोर्स पैकेज को कंपाइल कर रहे हैं और वो आपसे इस तरह की कोई बात करे तो आपको क्या करना है? उसने मुझे कहा कि भाई मुझे APR चाहिए, अपाची पोर्टेबल रन टाइम लाइब्रेरी, ये चाहिए मुझे, और ये आपके सिस्टम में नहीं है। कॉन्फ़िगर पे उसने एरर दे दिया और कह रहा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, जिसके अंदर हमने नहीं पढ़ी। हम तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ते ना, हम तो बुक भी नहीं पढ़ते। हम बोलते हैं भाई वो सिर्फ मिस सवाल बता दें, सर सवाल बता दें, इंपॉर्टेंट लगा दें, सही है। तो उसने लिखा हुआ था प्लीज रीड द डॉक्यूमेंटेशन। हमने तो इंस्टॉल करने वाली डॉक्यूमेंटेशन को ऊपर नीचे पढ़ा ही नहीं, सिर्फ 4 लाइनें पढ़ ली जो हमारे काम की थी। अब मैं यहाँ वापस आया और मैंने कहा देखो इसमें एक पैकेज है जिसका नाम है APR डेवलपमेंट, लाइब्रेरी डेवलपमेंट किट। जब भी सोर्स से हम कोई पैकेज इंस्टॉल कर रहे होते हैं और वो किसी पैकेज की बात करे तो सिर्फ उसका अकेला पैकेज हम नहीं देख रहे होते। हम क्या करते हैं, हम उसका APR का हमने कहा डेवलपमेंट का टूल इंस्टॉल कर दो, जस्ट इंटर कर दिया। अब जब ये इंस्टॉल हो जाएगा APR का डेवलपमेंट का टूल, तो ये मुझे ये एरर नहीं देगा। मुझे 100% श्योर है कि अब मुझे एरर नहीं देगा। कह रहा है यूटिलिटी भी चाहिए। अच्छा भाई यूटिलिटी भी चाहिए। APR के टूल्स में जब सर्च किया था तो APR के टूल में क्या क्या था भाई, यूटिलिटी भी थी। मैंने कहा ये भी कर दो भाई। पूरी तो कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? हम यहाँ पे कोई यम थोड़ी यूज कर रहे हैं। यम करके जो इंस्टॉल जो कर रहे हैं ना, आप दोबारा आपने इंस्टॉल किया था आप APR, तो मैंने APR का डेवलपमेंट किया ना, उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं थी, उसने इंस्टॉल कर दिया। अब ये तो मुझे ये कह रहा है कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, उसके लिए हम चलेगा यहाँ पे। हमने कहा APR यूटिल का जो APR यूटिल में भी डेवलपमेंट है, उसका जो डेवलपमेंट वाला है वो इंस्टॉल कर दो। कह रहा है उसमें भी 2 हैं, x86 वाला, मैंने कहा वही कर दो, x86_64 ये कर दो। क्या कह रहा है? स्पेलिंग नहीं, स्पेलिंग में क्या गलती की है? अरे यार स्पेलिंग सही नहीं लिखी, सही तो लिखी है। तो डैश नहीं लगा हुआ क्या? अरे सर्च लिखा हुआ है ना यार, इंस्टॉल करना है ना यार, ऐसी बातें कर रहे हैं। सही है जी। अब मैंने जो उसने मुझे कहा मैंने वो भी कर दिया, और जब मैंने कर दिया तो अब मैं दोबारा यहाँ पे आया और मैं इसको अगर कहूँगा कि भाई मुझे ये करना है, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मुझे एरर नहीं देगा। किसका दिया भाई? फिर उसने दे दिया कोई PCRE कन्फिग भी चाहिए, libpcre, बोला वो इसमें नहीं है, अगर है तो उसको इंस्टॉल कर दो libpcre। वापस यहाँ पे आ गया यम इंस्टॉल, क्या libpcre के नाम की कोई चीज़ है? सर्च करो, SEARS सर्च करो, क्या libpcre, ये समझिएगा ज़रा। पहले उसने मुझे libpcre नॉट फाउंड का मैसेज दिया, मैं उसको सर्च कर रहा हूँ। ये सर्च करने का पहला तरीका है कि लिब के साथ लिब ही लगा दो। उसने मुझे मैसेज देना है, कोई भी नहीं है, libpcre नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब मैं करता हूँ यम सर्च libpcre तो PCRE तो है लेकिन libpcre नहीं है। एक बात, अगर मैं इसको सिर्फ ये कहूँगा, दूसरा तरीका ये होता है कि अगर एग्जैक्ट मैच ना करे तो PCRE हटा दो, और सॉरी लिब हटा दो, सिर्फ PCRE सर्च करो। तो अब इसमें वो मुझे हो सकता है कि एक दे PCRE डैश डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट वाली होती हैं इसके अंदर होती हैं लाइब्रेरीज पैकेज, लाइब्रेरी के पैकेज इसके अंदर होते हैं, ठीक है। वैसे मुझे यहाँ पे भी कह रहा है, तो मैंने उसको कहा यम इंस्टॉल PCRE डैश डेवलपमेंट। मैंने उसे यस कर दिया। जब ये इंस्टॉल हो गया वापस यहाँ पे आ गया,
अच्छा, ये सब NTFS में नहीं आया, कुछ में ऐसा है कि नहीं भी आता और कुछ में ऐसा है कि जो इस तरह की चीज़ आ जाती है। ये करने के बाद दोबारा मैंने एंटर कर दिया। अब बज़ाहिर लग रहा है कि भाई अब मेरा काम चल जाएगा, तो मैं दूसरे उस पर गया। मैंने कहा तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, सीडी डॉट डॉट करो। तो कह रहा है मैंने इसलिए तुम्हारे साथ किया कि मैंने तुम्हें इस पर कहा था कि पढ़ तो लो कम से कम इसको। CD HTTPD में जाओ और लेस करके इंस्टॉल, इसको पढ़ लो, क्या क्या चाहिए होगा, क्या क्या बातें चाहिए होंगी, पढ़ तो लो। मैं तुम्हें यही बता रहा था कि मुझे APR चाहिए, APR यूटिल चाहिए, ये मैं तुम्हें यही बता रहा था। और PCRE भी कहीं लिखा हुआ है कि मुझे PCRE चाहिए, बोला मैं तुम्हें सब बता देता, तुम ये पढ़ लेते अगर तो। पूरी उसकी जो है वो, मैंने कहा यार एक मिनट सवाल, कंट्रोल इसमें सर्च करते हैं, सर्च करो PCRE, कहीं लिखा हुआ है? कह रहे PCRE की बात तो कहीं नहीं लिखी हुई भाई। खैर वो उसने कहा हुआ है अगर तुम्हें डिटेल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए तो यहाँ जाओ और इसकी इंस्टॉल की डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से देख लो, तुम्हें यहाँ से मिल जाएगी। शॉर्ट ये है कि आपने ऐसे इंस्टॉल करना है। अगर आप ऐसे इंस्टॉल करने जा रहे हैं और कोई प्रॉब्लम आ रही है, अब देखो इसका मतलब है कॉन्फ़िग में कोई एरर नहीं आया, कॉन्फ़िगर में कोई एरर नहीं आया। अगर आता तो ये फिर बीच में रुक जाता। जब नहीं आया तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा मेक करो, कॉन्फ़िगर में कोई चेक थोड़ी होता है, मेक करो। मेक को चेक किया जा सकता है, ये मेक हो रहा है, कंपाइल हो रहा है। ये जब ये कंपाइल हो जाएगा तो मैं इसके ऊपर चला दूंगा मेक इंस्टॉल। इसका मतलब ये होगा कि अब ये कंपाइल होके उसने इसको इंस्टॉल कर दिया। ये सिंपल सा किसी भी सोर्स पैकेज को अगर आप लिनक्स में कंपाइल करके इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये उसका प्रोसेस है। एक प्रोसेस मैंने आपको यहाँ दिखाया था, किसका दिखाया था भाई, NTFS का, वो भी आपने देखा था। उसमें हमने क्या किया था, उसकी पूरी इंस्टॉल की फाइल बनी हुई होती है, आप उसको चला दें। नॉर्मली 80-90% आपको मसले नहीं आते, 80-90% नहीं आते। अगर आएंगे मसले तो उसके लिए वो आपको बता देगा कि मुझे क्या चीज़ चाहिए। आप उस चीज़ को, जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी बेसिकली, आप उसको इंस्टॉल कर दोगे, वो आगे बढ़ जाएगा। क्यों नहीं हुआ? पहली बात तो ये कि क्यों नहीं हुआ। अगर आपने कॉन्फ़िगर चलाया और कॉन्फ़िगर में उसने एरर अगर देना हो तो कॉन्फ़िगर में दे देगा। अगर कॉन्फ़िगर में एरर नहीं आया तो फिर 99.99% चांस है कि इंस्टॉलेशन मेक में, कंपाइल में और इंस्टॉलेशन में एरर नहीं देगा। एरर अगर आता है तो एरर आता है कहाँ पे, कॉन्फ़िगर के अंदर। कॉन्फ़िगर में आप देखो ना, वो लिखा हुआ क्या आ रहा था, चेकिंग 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 चेकिंग। वो कॉन्फ़िगर में ही सिस्टम को चेक कर रहा होता है कि सिस्टम इस एप्लीकेशन से जो इसके ऊपर कंपाइल होगी और इंस्टॉल होगी उससे कंपैटिबल है या नहीं है। अगर एरर आना होगा तो कहाँ पे आएगा। अब मैंने, इसने कहा था मेक चेक चलाएं, तो मैंने मेक चेक चलाया, उसने क्या मैसेज दिया, चेक की स्पेलिंग सही नहीं है क्या? हाँ, उसने कहा भाई मेरे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसमें मेक चेक नहीं चलता, वो उस वाले पैकेज में चलता होगा। मैंने ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ कि तुम मेक चेक चलाओ। तो मैंने कहा दोबारा एक दफ़ा चला दो, तो उसने ये मैसेज दे दिया। तो अब मुझे क्या चलाना है, मेक इंस्टॉल। अगर मैंने मेक इंस्टॉल चला दिया तो कहाँ पे, ls-l/my, यही कहाँ पे, क्या नाम रखा था, कहीं पे माई वेब 1 आ रहा है कहीं पे? अभी तो नहीं आ रहा ना, तो इंस्टॉल करेंगे तो आएगा ना यार। मेक इंस्टॉल, ये चला दिया। अब जब मैं यहाँ से जाके चेक करूँगा, भाई माई वेब का नाम का कोई चीज़ आ रही है, ls-l/ में आ रहा है माई वेब, ये आ गया माई वेब। और इस माई वेब के अंदर अगर जाऊँगा तो इसके अंदर मॉड्यूल और सारी चीज़ें अभी इंस्टॉल हो जाएंगी, अभी आ रही हैं, इंस्टॉल हो रही हैं। देखो आपके सामने इंस्टॉल हो रही हैं, सब आ रही हैं, यहाँ पे ये इंस्टॉल हो जाएगा तो कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है भाई मैंने ये काम कर दिया।
अब आपको क्या करना है, अब cd करके माई वेब में जाओ, ls, यहाँ पे cd करके किस में जाओगे, बिन में जाओ, ls, इसके अंदर रखा हुआ होगा क्या, अपाची ctl ./apache ctl start। बोला ये चला दो। किस डायरेक्टरी में हो आप, डायरेक्टरी देख लो, माई वेब में बिन, उसने क्या हमें बताया था कहाँ पे जाना है, उसने कहा था जो भी प्रीफिक्स रखो तुम उसके अंदर बिन की डायरेक्टरी में जाना, अपाची सीटीएल को स्टार्ट कर देना, ये उसने कहा था। तो मैं भी वही करने जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं वहाँ पे आ चुका हूँ। जब वहाँ पहुँच गए आप तो आपने अपाची सीटीएल इस तरह लिखा और स्टार्ट किया और ये आपके पास वेब सर्वर अपाची स्टार्ट हो गया। उसको वेरीफाई करने के लिए ये होता है कि आप अपने ब्राउज़र में जाएं और उसके अंदर लिख दें लोकल होस्ट HTTP लोकल होस्ट, तो आपके पास एक वेब पेज चलता हुआ आ जाएगा जिसका नाम होगा, क्या नाम होगा उसका, अभी देख लें आपके सामने आ जाएगा। मैंने एक मेरे पास ड्राइवर नाम का आइटम पड़ा हुआ था, ड्राइवर E1000, ये ड्राइवर है लिनक्स के नेटवर्क कार्ड का ड्राइवर। वो मैंने वहाँ से उठाया और मैं लेके आ गया जस्ट आपको दिखाने के लिए कि क्या उसमें कुछ तरीका लिखा हुआ है, मेंशन है। जब ये आया तो मैंने इसको बोला भाई लोकल HOST होस्ट, यहाँ पे आना चाहिए इट्स वर्क। इसका मतलब है जब मेरे पास ये आ रहा है तो इसका मतलब है मेरा पेज, मेरा वेब पेज चल रहा है। बस सिंपल सी बात। मैंने क्या क्या काम किए आप हिस्ट्री में देख लो। कॉन्फ़िगर किया लाइन नंबर 9 पे ऑप्शन के साथ, ये एक ऑप्शन दिया मैंने, मैं चाहता तो मल्टीपल ऑप्शन दे सकता था। मेक किया, मेक इंस्टॉल किया, मेरा काम हो गया। cd cd/root ls। आखिरी एक पॉइंट है जो मैं आपको बता के फिर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मेरे पास एक tar.gz पड़ा हुआ है जो कि कौन से फॉर्मेट में, जो कि सॉरी एक ड्राइवर है नेटवर्क कार्ड का। लिनक्स में होता ये है कि अगर हमें ड्राइवर देखना हो तो हम lspci करते हैं और पाइप लगा के ग्रैब, जो चीज़ चाहिए हो, जिसका ड्राइवर चाहिए हो, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया ईथरनेट। ईथरनेट मतलब नेटवर्क कार्ड। उसने बता दिया अगर मेरे सिस्टम में साउंड होता, VJ होता, डिस्प्ले होता तो मैं उसका नाम लिख देता यहाँ पे। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, मैंने लिख दिया VGA। देखते हैं VGA का नंबर में कुछ आता है, VGA आ गया। तो ये तो मेरा VMware की मशीन है तो VGA VMware का आ रहा है। अगर ये मेरी फिजिकल मशीन होती तो जो भी VGA कार्ड लगा हुआ होता, जिस कंपनी का भी, उसका नाम आ जाता। अब ये इंटेल कॉरपोरेशन का मेरे पास आ रहा है 84245 गीगाबिट ईथरनेट कंट्रोलर। अगर मुझे इसका ड्राइवर देखना है तो मैं इसका ड्राइवर देख सकता हूँ कहाँ पे, सिंपल सी साइट है, वहाँ चला जाऊँ। सिर्फ आपको जस्ट बता रहा हूँ linux-drivers.org, linux-drivers.org। क्या कह रहा है भाई, ऐसा मैसेज क्यों दे रहा है? लिनक्स स्पेलिंग सही है, ड्राइवर्स की स्पेलिंग सही है, ORG भी सही है, आ नहीं रहा, पता नहीं। मैंने कहा यहाँ जाओ ज़रा मेरी मशीन पे और यहाँ लिखो लिनक्स, खुद ही लिखा आ जाएगा drivers.org। क्या बात है, इंटरनेट नहीं चल रहा है? चल तो रहा है। अच्छा गूगल करो, गूगल तो आ रहा है। तो मैंने कहा linux-drivers.org, बोला ड्राइवर घटा दो, ड्राइवर कर दो, आ गई। बोला एस नहीं लगा यार, तुम ऐसी एस लगा रहे हो, कुछ और ही आ गया भाई, ये तो कुछ
कुछ और ही आ गया भाई, वही है लिनक्स ड्राइवर्स, ये वाली साइट है। मैंने कहा इधर जाओ जरा देखते हैं क्या आता है। पता नहीं अभी आ नहीं रही भाई, ये हो सकता है काम नहीं कर रही हो। खैर मैं यहाँ जाता, या अगर आपको इंटेल की डायरेक्ट साइट पे जाना है तो आप इंटेल की साइट से जाके डाउनलोड कर लें। मैं तो ये डाउनलोड करके अपनी मशीन में ले आया हूँ भाई। तो मुझे इसका आपको अब दिखाना है कि अगर आपने ये ड्राइवर इंस्टॉल करना है तो इसका क्या प्रोसेस है। ड्राइवर होता कौन सी फॉर्मेट में, आमतौर पे ड्राइवर की फॉर्मेट यही होती है। इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। अब इसको सबसे पहले मैंने कहा टार नहीं, ऐसे करता हूँ। एक तरीका ये भी हो सकता है कि टार करूं, -x का मतलब है एक्सट्रैक्ट कर दो, और z का मतलब है ये जो gz वाला है उसको अनकम्प्रेस कर दो, और f का मतलब है ये फाइल है, इसका नाम है E1000। अगर मैं अनजिप नहीं करता तो मैं इसके बीच में भी z लगा सकता हूं, डायरेक्ट z लगा सकता हूं। तो मैंने z लगाया, XZF वो tar.gz था इसलिए उसने मुझे अलाउ कर दिया। मैंने इंटर कर दिया, ये इसका फोल्डर बना हुआ आ गया। ये दूसरा स्टेप है, CD करके फोल्डर में चला गया, LS किया। क्या इसमें कोई इंस्टॉल के नाम की फाइल है? क्या कोई इंस्टॉल के नाम की फाइल है? इसमें रीडमी के नाम की फाइल है। अगर इंस्टॉल के नाम की फाइल नहीं होगी तो रीडमी के नाम की फाइल होगी, और अगर रीडमी के नाम की फाइल भी नहीं होगी तो फिर टू डू के नाम की फाइल होगी। तो इसमें जो फाइल मुझे मिली है वो कौन सी है भाई? रीडमी। तो मैं रीडमी वाली फाइल को रीड कर रहा हूं। कैसे? अगर इंस्टॉल नहीं होगी तो ये लाजमी होगी और कैपिटल में होगी। इसका नाम चाहे रीडमी इंस्टॉल हो या रीडमी हो या टू डू हो, कैपिटल में होगा। अब मैंने इसको ओपन कर लिया, और जब इसको ओपन किया तो इसके अंदर स्क्रॉल करते हुए नीचे गया। एक पोर्शन है जहां पे लिखा हुआ है कि अगर आपको ड्राइवर को इंस्टॉल करना है तो आपको ये स्टेप्स परफॉर्म करना पड़ेंगे। यहाँ से स्टेप शुरू हो गए, ये देखें, यहाँ से स्टेप शुरू हो गई, हेडिंग शुरू हो गई, बिल्डिंग एंड इंस्टॉलेशन। सही है। अब वो जनाब यहाँ पे आ गया, पूरी उसने नोट वोट दिया आपको, और यहाँ से शुरू हो गया काम। क्या कह रहा है भाई? सबसे पहला स्टेप क्या है? कह रहा है कि जहां तुमने डाउनलोड की है, अगर वो डाउनलोड वगैरह में कहीं पे रखी हुई है तो उसको अपनी मर्जी के फोल्डर में डाल लो। मैंने कहा भाई ये जो मूव द बेस ड्राइवर टायर फाइल टू द डायरेक्टरी ऑफ योर चॉइस, अपनी मर्जी की डायरेक्टरी में डाल लो। जैसे अपने होम फोल्डर में डाल लो या USR लोकल SRC में डाल लो। मेरे लिए मेरी मर्जी, मेरी कहाँ रखी हुई है? मेरी फाइल कहाँ रखी हुई है भाई? मैं हूं HMI, मैं कौन हूं? रूट। और रखी हुई कहां पर है? PWD, रूट के होम में रखी, मतलब रूट में रखी हुई है। जहां पे रखी हुई मैंने कहा वहीं रखे रहने दो, मैं उसको मूव नहीं कर रहा। ये चॉइस की एक ऑप्शन था, मैंने उसको मना कर दिया, नहीं कर रहा मैं। ये करना कोई जरूरी नहीं है। फिर दूसरा काम क्या करो? कह रहे दूसरा काम ये करो कि टार के साथ ZXF लगाओ और इसको अनटार कर लो। वो अलग बात है कि आप डैश लगाएं या नहीं लगाएं, वो उसने मना नहीं करना आपको। आप X पहले लगा दें या बाद में लगा दें, उसने आपको मना नहीं करना। ये काम कर दिया आपने दूसरा। फिर तीसरा काम क्या करो? फिर कह रहा है कि CD करके SRC की डायरेक्टरी में जाओ। मैंने कहा जबरदस्त, अभी जाते हैं। आपने बता दिया, अच्छा कि कहाँ पे जाऊं? CD E1000 में जाओ, वहां पे CD SRC में जाओ, LS, यहाँ भी पहुंच गया। अब क्या करूं भाई? कह रहा है अब वहां पे इसमें कॉन्फ़िगर का ऑप्शन नहीं है। कॉन्फ़िगर ही नहीं है इसमें। क्यों नहीं है भाई? वजह क्या है? नहीं, कॉन्फ़िगर का काम था मशीन को चेक करना कि ये जो चीज में जो सॉफ्टवेयर इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ ये इसके लिए है या नहीं है, सूटेबल है या नहीं है। ये है ड्राइवर। क्या है? ड्राइवर तो हम पहले अपने सिस्टम में इन्वेस्टिगेट किया कि कौन सा हार्डवेयर है, फिर उस हार्डवेयर का जाके उसकी कंपनी से, वेंडर से उसी मॉडल का लिया और लेके आ गए यहाँ पे।
बात समझ आई या नहीं आई? तो हम खुद मॉडल निकाल के लेके गए ना, इसको जरूरत नहीं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने की। एक बात। दूसरी बात, अगर आप ये वाली बात मेरी जो है ना मेरी बात वैलिड है, तो फिर दूसरी बात, ये ड्राइवर है, इसके अंदर तो कोई ऑप्शन इन्होंने रखा ही नहीं कि कोई फीचर इनेबल करना है और डिसेबल करना है, बोला वो भी नहीं है, वो भी नहीं कर सकते आप। तो उन्होंने डायरेक्ट कहा कि इसको डायरेक्ट कंपाइल करें और मेक इंस्टॉल की कमांड चला दें। अब जब मैं इस ड्राइवर को इंस्टॉल करने के लिए यहां जाता हूं और कमांड चलाता हूं, कौन सी? मेक इंस्टॉल। मेक इंस्टॉल, तो मुझे एक एरर आएगा। वो एरर क्या है? वो ये कह रहा है कि ड्राइवर जो होता है वो क्या करता है? हाँ, ड्राइवर जो होता है लिनक्स में हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम किसका है? कर्नल का। कर्नल का काम है हार्डवेयर को कंट्रोल करना। अब कर्नल के पास ये सलाहियत नहीं है कि वो एक नेटवर्क कार्ड से काम ले सके, उसको कंट्रोल कर सके। कर्नल के पास ये काम नहीं है कि वो एचपी के प्रिंटर को कंट्रोल कर सके। कर्नल को हार्डवेयर कंट्रोल करना है, लेकिन उसके पास ये क्वालिटी नहीं है, ये पावर नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, उसको मालूम नहीं है कि कैसे मैंने स्कैनर को, कैमरे को कनेक्ट करना है और उससे काम लेना है, ये उसको मालूम नहीं कर्नल को। तो हम ड्राइवर क्या होता है? ड्राइवर लिनक्स में एज अ मॉड्यूल, लिनक्स में मॉड्यूल कहते हैं बेसिकली। ड्राइवर का वर्ड तो इस्तेमाल ही नहीं होता लिनक्स में, मॉड्यूल का वर्ड इस्तेमाल होता है। तो हम उस मॉड्यूल को कर्नल के साथ अटैच कर देते हैं, कर्नल के साथ पैच कर देते हैं उसे, ताकि कर्नल के अंदर वो फंक्शनलिटी आ जाए। बात समझ आई या नहीं आई? हाँ, नहीं आई। अच्छा, अच्छी बात है, नहीं आई तो कोई बात नहीं। मेरे इसका हो गया माइक खराब। क्या हो गया? माइक खराब। 50,000 का मोबाइल लिया, माइक खराब हो गया, अब क्या करूं भाई? तो दोस्त ने बताया यार एक ऑप्शन होता है, 400 रुपए का माइक आएगा, वो जा मार्केट से 400 रुपए का माइक ले ले, इधर लगा देना, इसकी इधर लगा देना, वो माइक काम करेगा बिल्कुल। 50,000 का मोबाइल है, माइक खराब हो गया, चलो ले आते हैं 400 रुपए का माइक लेके आके और लगा दिया, तो मोबाइल चलना शुरू हो गया। समझ नहीं बात? ये नहीं आई भाई? ये वाली बात भी समझ में नहीं आई मोबाइल की। अभी लिनक्स को छोड़ दो, ये समझ में आई या नहीं आई? एक्सटर्नल होता लगाने का ऑप्शन। भैया मेरे लैपटॉप का माइक खराब हो गया, एक्सटर्नल लगा के काम नहीं चलेगा। मेरा इसका माउस ये खराब हो गया, तो एक्सटर्नल माउस लगा के चल जाएगा ना। हाँ, तो वही बता रहा हूँ। अभी मैंने अपने कंप्यूटर, अपने इस लैपटॉप के अंदर या लिनक्स की मशीन जो माउस लगा दिया अच्छा वाला। अब लिनक्स तो उस अच्छे वाले माउस को समझ ही नहीं रहा। यानी कि लिनक्स का जो कर्नल है, मेन जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन फाइल है, जिसका काम है कंप्यूटर के पार्ट्स को कंट्रोल करना, सही। जब मैं उसको बोलूँ सीडी रोम की ट्रे बाहर निकाल दो, तो बाहर निकाल देना, कंट्रोल करने का कोई काम है ना, कर्नल का है वो। जैसे हमारी पूरी बॉडी को हमारा दिमाग कंट्रोल कर रहा है, सही है ना? क्लियर बात? तो जो कर्नल साहब हैं, उन कर्नल साहब को ये नहीं मालूम कि मैंने एचपी के प्रिंटर को कैसे कहना है कि भाई पेपर प्रिंट आउट निकाल दे, सही है। जब कर्नल उसको कह रहा है तो वो जो ना खाली पेज बाहर निकाल देगा, क्योंकि कर्नल को मालूम नहीं कि मुझे कौन सी जबान में कहना है उसको, सही है। तो हम फिर क्या करते हैं भाई, क्या करें? बोले इसका ड्राइवर, प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल कर दो, तो फिर वो सही चलना शुरू हो जाएगा। तो जो ड्राइवर की इंस्टॉलेशन होती है, बेसिकली ड्राइवर कर्नल के साथ जाके अटैच हो जाता है और कर्नल को बताता है कि ये प्रिंटर जो है इसको कैसे तुमने कौन सी जबान बताओगे तो समझेगा ये। समझ नहीं बात? तो ये मॉड्यूल है, ये कर्नल के साथ लगता है, जाके अटैच हो जाता है। तो जब भी कोई ड्राइवर इंस्टॉल करने लगोगे लिनक्स में, तो लिनक्स कहेगा भाई मुझे कर्नल हेडर की फाइल और कर्नल डेवलपमेंट की फाइल भी चाहिए। वो कहाँ से आएंगी? मैं अपनी मशीन पे गया और मैंने यहीं से बैठे बोला यम सर्च करो कर्नल के नाम की कितनी फाइलें हैं जिनके नाम में कर्नल आता है, तो बता देगा
कर्नल की तो बहुत सारी फाइल है जिनके नाम में कर्नल आता है। अरे यार, मैंने कहा जिनके नाम में कर्नल तो आता है, लेकिन तुमने तो बहुत सारी बता दी भाई। थोड़ा सा स्क्रॉल करो, ऊपर जाओ। अब देखो ये सारी कर्नल की है। इनमें दो चीजें होंगी, एक कर्नल डेवलपमेंट का पैकेज और एक कर्नल हेडर्स का पैकेज। ये दो मुझे पैकेज जब भी ड्राइवर इंस्टॉल करने जा रहा हूं तो उससे पहले ही कर लूं, एरर आने के बाद नहीं जाऊं, पहले ही कर लूं, क्योंकि ये आपकी मशीन में होने चाहिए अगर आप ड्राइवर इंस्टॉल कर रहे हैं तो। यम इंस्टॉल कर्नल हेडर एस भी लगा हुआ है, और कर्नल डैश डेवलपमेंट। ये हेडर पहले से इंस्टॉल हुआ हुआ था, उसने कहा वो इंस्टॉल हुआ हुआ है, सिर्फ डेवलपमेंट का पैकेज है जो इंस्टॉल करना है। मैंने उसे यस कर दिया। अब मुझे उम्मीद है कि जब मैं वो काम करने जाऊंगा तो वो मुझे ड्राइवर्स की कोई बात नहीं करेगा और ड्राइवर को इंस्टॉल कर देगा। अब वो मुझे जो एरर आया था वो नहीं आएगा। ये बात क्लियर हुई भाई? तुम्हारी समझ में आ रहा है? हैं? अगर आपके सिस्टम के अंदर ये आपने किया है, कैसे कंपाइल करके किया है, सही है। जब आप उसको अपडेट करेंगे तो ड्राइवर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ड्राइवर कोई अपडेट नहीं होगा क्योंकि तो आपने डाउनलोड करके किया है ना। फिर अगर नहीं चलेगा तो फिर आपको दोबारा डाउनलोड करके दोबारा करना पड़ेगा। हो सकता है नहीं आए, लेकिन अगर आता है तो आपको करना पड़ेगा। अब ये हो गया भाई। मैं हाँ, मुझे नहीं पता विंडोज में कैसे किया जाता है भाई, मैं इसलिए बता दूँ। अब मैंने कर दिया मेक इंस्टॉल। जब मैं मेक इंस्टॉल करने के लिए गया तो उससे पहले आपको एक बात बता दूं, उससे पहले मैं कौन सा ड्राइवर कर रहा हूँ, E1000 का। उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि लिनक्स में जिस ड्राइवर को मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ वो ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, पहले से मौजूद है। कैसे, कहाँ पे देखता हूँ लिनक्स पे ड्राइवर्स कहाँ पे इंस्टॉल होते हैं? ls/libmodules/ ये कर्नल का वर्जन है। कर्नल अगर आपके पास मल्टीपल इंस्टॉल हुए होंगे तो वर्जन इस तरह से आ रहे होंगे 957 958। मेरा कौन सा कर्नल चल रहा है? uname-r, सॉरी uname-r 957 वाला कर्नल है। तो ls-lib/modules, मॉड्यूल्स के बाद कर्नल का वर्जन आ जाएगा, जो भी वर्जन है 957 वाला है। उसके बाद फिर कर्नल का नाम, सिर्फ कर्नल, फिर ड्राइवर्स। किस चीज़ का ड्राइवर है? लैन कार्ड का। तो ड्राइवर में नेट, फिर नेट के अंदर ईथरनेट, ईथरनेट के अंदर इंटेल, यहाँ तक पहुँच गया। और जब यहाँ पे पहुँच के इंटेल इंटर किया तो इसके अंदर भी ई के नाम से, E1000 के नाम से है ये इसका ड्राइवर पड़ा हुआ। लिनक्स में जो ड्राइवर होते हैं उनका एक्सटेंशन होता है .ko। ये लिनक्स के ड्राइवर का एक्सटेंशन है। कहाँ पे पड़े हुए होते हैं ड्राइवर? ये लोकेशन है पूरी, लिब में, मॉड्यूल्स में, कर्नल के वर्जन में, फिर कर्नल, ड्राइवर्स, नेट, ईथरनेट, इंटेल, E1000 के अंदर ये ड्राइवर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर हम इसको मेक इंस्टॉल करने जाते हैं तो क्या ये मेक इंस्टॉल होगा? अभी आप देख लीजिएगा क्या मैसेज देगा, वो मैसेज आप देखिएगा। मैंने जस्ट इंटर प्रेस किया है, मुझे मैसेज दे रहा है दिस ड्राइवर इज नॉट सपोर्टेड ऑन कर्नल वर्जन्स ओल्डर देन 2.4.0 और उसने स्टॉप कर दिया, ऐसा मैसेज दे दिया है। लेकिन मेरे पास चूंकि ये मौजूद है इसलिए उसने मुझे ये मैसेज दिया है।
अगर ये इंस्टॉल नहीं होता तो ये इसको इंस्टॉल कर देता। इससे मैं आपको सिर्फ ये दिखाना और बताना चाह रहा था कि भाई अगर आपको करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। कोई भी ड्राइवर हो किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रोडक्ट का, लिनक्स में अगर आपने उसको इंस्टॉल करना है तो ये उसके स्टेप्स हैं, यहाँ से आप देख लें और इंस्टॉल कर लें। और उसने जगह बताई है कि ड्राइवर किस जगह पे इंस्टॉल होता है। ये जगह मुझे यहीं से पता चली है कि जाओ यहाँ पे KO के नाम से ड्राइवर होगा, ये उसकी लोकेशन है। जब नेटवर्क कार्ड का ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर क्या करना होगा, फिर बोला उसका मॉड्यूल लोड करना होगा। मॉड्यूल लोड करना होगा उसका। लिनक्स में मॉड्यूल इस तरह से लोड होता है, और जब मॉड्यूल लोड हो जाएगा तो बस उसको फिर आपने IP लगानी है और IP लगा के पिंग करके वेरीफाई करना है। ये उसका पूरा तरीका उसने बता रखा है। सारे ड्राइवर जो लोड हुए हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो LSMOD की कमांड लिखें, सारे आ जाएंगे। LSMOD में कोई स्पेसिफिक देखना है तो पाइप लगाएं, ग्रैब करें, इधरनेट आ जाएगा होगा। ओ सॉरी, इधरनेट कह रहा हूँ, ब्लूटूथ। कोई भी ड्राइवर किसी भी चीज़ का आपको पता है कि यार है या नहीं है, आप चेक कर लें, आ जाएगा। USB का ड्राइवर देखना है, अगर होगा तो USB के नाम का आ जाएगा। मुख्तलिफ चीज़ों के ड्राइवर आप LSMOD से अपने सिस्टम में देख सकते हैं। मैंने कहा कोई फ्लॉपी के नाम का भी ड्राइवर है, उसने कहा नहीं है, डबल P आएगा। अच्छा, जबरदस्त यार, कह रहा नहीं है भाई फ्लॉपी का, अब जमाना गुजर गया फ्लॉपी का, अब नहीं है। मैंने दिल में सोचा यार मेरे सिस्टम में ब्लूटूथ तो है नहीं, तो रिमूव कर देता हूं उसको। मैंने कहा रिमूव कर दो, RMMOD रिमूव कर दो इस मॉड्यूल को जिसका नाम है ब्लूटूथ। ऐसे ही है ना, कह रहा है ब्लूटूथ तो यूज हो रहा है भाई। मैंने कहा उसको फोर्सफुली रिमूव कर दो। अगर ये CLI मशीन होती, बोला फोर्सफुली भी रिमूव नहीं हो रहा, बोला मैं रिमूव नहीं कर सकता, ब्लूटूथ यूज हो रहा है भाई इसमें। हाँ, हम भी तो उसको लोड ही करने जा रहे थे, लेकिन वो कह रहा है प्रोग्राम में कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, जो ड्राइवर यूज हो रहा है मैं उसको नहीं कर सकते, कुड नॉट रिमूव। आपने उसको आप पढ़े ना उसको CD.LESS रीडमी मैंने पढ़ लिया। अब वो मुझे बताएगा कि ये किस किस के अंदर जो है वो वैलिड है, पूरी डिटेल देगा उसकी। कहीं ना कहीं लिखा हुआ इसी फाइल के अंदर के किन किन पे चलेगा। अगर इस वाली फाइल में नहीं होगा तो कहीं ना कहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे नहीं मिली, दोबारा गया मैं, कहीं ना कहीं लिखा होगा भाई यहाँ जाओ तो सारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी कि कौन कौन से नेटवर्क कार्ड के लिए है ये। हाँ, वो आइडेंटिफाई डॉक्टर और सारे ऑप्शन तो बता रहा है। अब फर्ज करें यहाँ पे नहीं है, जिस जगह में मैं डाउनलोड करने के लिए जाता हूँ वहाँ पे वो बता रहा होता है, लाजमी बताएगा। अगर आप intel.com की साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे वो आपको बताएगा, डाउनलोड करने की जगह पे लिखा हुआ होगा कि आपने उसको जो है वो, हाँ बिल्कुल लिखा हुआ होगा, आप उसी वक्त जो है वो उसको देख लें। मैं देखता हूँ linuxdrivers.org चली या नहीं चली। चल नहीं जी, हैरत की बात है, क्या चल रहा है। हमने
आप जाएंगे जहाँ पे भी जाएंगे, जहाँ से आप डाउनलोड करेंगे वहाँ पे उसकी पूरी डिटेल आती है। हाँ कुछ पूछ रहे थे? जैसे एप्लीकेशन ऑफिस वाला उसको तो कंपैटिबल कर दिया उससे क्यूमो से या उससे, क्या ड्राइवर भी कंपैटिबल कर सकते हैं? कंपैटिबल से क्या मुराद है? मतलब वो बिल्ड हुआ है उसके लिए लेने के लिए हमको इंस्टॉलेशन का लेयर लगा दें। हाँ बस यानी हमको कोई आसान सा सवाल करें, बिल्कुल आसान सा सवाल, उर्दू जबान में। ऐसी डिवाइस है जैसे कि बहुत कॉमन नहीं है, उसका ड्राइवर बिल्ड नहीं हुआ, उसको हम डिवाइस को कैसे फंक्शन करेंगे? तो उसके लिए मिसाल देना, कोई डिवाइस का नाम लेंगे, भाई लिनक्स के साथ मैं ये डिवाइस चलाना चाह रहा हूँ, वो चल नहीं रही। खासकर ईवो है, ईवो, ये तो सिंपल है, सब चल जाती हैं, कौन सी नहीं चलती? कुछ ऐसे डिवाइस जिनके ड्राइवर नहीं मिल रहे होते, पुरानी होती हैं या कोई होते हैं बैटरी वगैरह की, वो नहीं मिल रहे होते, फिर क्या करते हैं उसका? फेंक देते हैं, वो मुझे लाके दे देना। आसान सा ऑप्शन है, तुम्हारे काम की है तो मुझे लाके दे दो, मैं चला लूँगा। देखें लिनक्स में जनरल ड्राइवर अवेलेबल होते हैं, हर चीज़ के जनरल ड्राइवर होते हैं। अगर वो जनरल ड्राइवर जो कि लिनक्स के अंदर बिल्ट इन होते हैं, पहले ये प्रॉब्लम होती थी, अब लिनक्स के अंदर ड्राइवर की डेटाबेस होती है, पूरी ड्राइवर की डेटाबेस। फिर भी चले, मैंने आपकी बात मान ली कि भाई कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं चल रही। मेरे कस्टमर ने मुझे कहा कि मुझे पीटीसीएल की ईवो मेरी लिनक्स की युबंटू मशीन पे चला दो। मैंने उसको क्या बोला, मैंने कहा ये नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? उसकी वजह यह है कि मुझे बैठ के R&D करना पड़ेगी, मुझे काम करना पड़ेगा, तो मुझे कितनी रकात का सवाब मिलेगा? मैंने मना कर दिया। अगर वो मेरी अपनी ईवो होती तो मैं उसको चलाता। हाँ, फिर उसके कुछ अरसे बाद मुझे ऑफिस से मिल गई पीटीसीएल की ईवो, और मेरे पास जो लिनक्स इंस्टॉल थी वो थी सूसे की लिनक्स लैपटॉप के ऊपर। सही है, तो अब मैं पीटीसीएल की ईवो मिल गई, मैंने कहा क्या करूं, लगाई, नहीं चल रही थी, तो मैंने कहा यार इसके ऊपर ऐसा करता हूं, विंडोज कर लेता हूं। फिर मैंने दिल में सोचा विंडोज करूंगा, तो फिर मैंने कहा चलो इसको कोशिश करता हूं। एक दिन कोशिश की, मुझसे नहीं हुआ, ये पुरानी बात बता रहा हूँ, 5 साल पुरानी। एक दिन कोशिश की, नहीं हुआ, दूसरे दिन कोशिश की, नहीं हुआ, तीसरे दिन मैंने कहा यार आज करके छोड़ूंगा इसको। वो कोशिश क्या थी, कोशिश करता था, ऑप्शन ही नहीं मिलते थे, छोड़ देता था, कोशिश करता था, ऑप्शन ही नहीं मिलते थे, छोड़ देता था। लेकिन मैंने कहा नहीं यार इसको आज इंस्टॉल करके छोड़ूंगा। वो उस दिन जो है वो चल गई। क्यों? मैं भी गूगल करता था, मैं भी अपने बड़ों से पूछता था कि यार ये चलेगी नहीं चलेगी, बोलते थे नहीं चलेगी। मैंने उसको लपेट के रखा नहीं। मैंने कहा यार मैं तो क्लास में खड़ा होकर बोलता हूँ भाई अगर काम लिनक्स में तो सब चीजें हो जाती है, लिनक्स में तो नो नहीं है। तो मैंने कहा ये बात अगर मुझसे किसी ने स्टूडेंट ने पूछ ली तो मैं क्या करूंगा, नहीं इसको आज चलाऊंगा। तो जनरल ड्राइवर लिया, वो ईवो का ड्राइवर नहीं था, मुझे पता था ये इस टाइप की डिवाइस का ड्राइवर है, उसके साथ मैंने उसको चला ली। तो ये थोड़ा सा होता है। फिर भी हम ये बोलते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, हम ये बोलते हैं कि भाई ये लिनक्स है और ज़रूरी नहीं है कि